जो ठान लिया वो करना है, ये कहाँ से आया और कैसे संभव हुआ? गांव से जुड़े हुए बच्चे के अंदर वो जुनून बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कुछ बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं तो वो किक लगना बहुत ज़रूरी है। माटी को सोना कर दे ऐसे क्रांतिकारी हैं, हाँ हम बिहारी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हर सफल व्यक्ति एक ना एक बार या कभी ना कभी तो बेइज्जत हुआ है। जो देश के आप चाहे प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार से ही आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर आप उनकी जीवनी उठाकर देखें, या हमारे महान साइंटिस्ट और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट भी थे, आप उनकी जीवनी उठाकर देखें तो वो एक बारी सुसाइड करने निकल गए थे। पर ये लेवल का जो सवाल है ना, बिल्कुल बुनियादी ढांचे पे आपने बिल्कुल अटैक मारा है। क्यों देखूं यार शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है भाई, आप मुझे पिछले 20 साल में 10 पिक्चर ऐसी बता दो बॉलीवुड की जिसने सोसाइटी पे डेफिनेटली एक सोशल इम्पैक्ट डाला हो। एक QI लेवल को कंप्लेंट करते हो कि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना भयंकर है, भाई तुम रात भर जाके वहाँ पे क्या कर रहे हो? इंडिया में शादी.com तब शुरू हुआ जब इंडिया में इंटरनेट ही नहीं था। इसमें एक जो अलग से प्रेशर आता है ना, वो सोशल प्रेशर होता है। लोग क्या कहेंगे? भाई बिहार में चाहिए रिलायंस, अंबानी अडानी के 2-2 लाख 4-4 लाख करोड़ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाहिए पटना में। तो अगर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाए ना और ट्रम्प की तरह चुनाव हो जाए तो बीजेपी हार चुकी है, RJD जीत चुकी है। आने वाले 10 साल में आप कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? माटी को सोना कर दे ऐसी कलाकारी, या फिर चाणक्य की जगह से आना, जहां नालंदा विश्वविद्यालय है जिसको इग्नोर किया गया, उस जगह से आना। क्या है बिहार की मिट्टी में? क्यों बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज बिजनेसमैन बन रहे हैं? और क्या वो मिट्टी सिखा रही है जो वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग IAS IPS बनते हैं? या क्या ऐसी बुद्धि होती है उस जगह पे जहाँ के लोग अगर मैदान में उतर जाए तो जीते बिना रह नहीं पाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है, क्योंकि बिजनेस खड़ा करना अलग बात होती है, लेकिन बिजनेस को लेके सालों चलना और प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना ये अलग बात होती है। इस बात से आप सभी रिलेट करते होंगे। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज बात होगी, क्योंकि आज हमारे साथ है देश के एक ऐसे इंटीरियर कंपनी के फाउंडर जिन्होंने देश की बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस की दशा बदल दी, यानी कि उसको ऐसा क्रिएट किया इंटीरियर वे में कि लोग देखते और बोलते हैं कि वाह क्या बनाया है। तो ये कैसे सपना साकार हुआ, कैसे आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हो, बिजनेस में ऐसा क्या लूपहोल होता है जिसको आप नहीं जानते हो, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी होता है, और क्या ऐसा मोटिवेशन या चाणक्य नीति होना चाहिए जिसको आप सभी को अपनाना चाहिए। इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं विकास जी, जो कि खुद ही, जैसे मैंने आपको कहा, कि इंटीरियर नंबर 1 इंटीरियर कंपनी ब्रांड केटल के को-फाउंडर है और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में बैठे हैं। ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के बाद आप सभी को ये लगे कि मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी वही क्षमता है जो विकास जी में है। सर, स्वागत है आपका। बहुत आपने टाइम दिया और आज आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो आपके अंदर मैं एक जोश देखती हूँ, जो जुनून देखती हूँ कि जो ठान लिया वो करना है, ये कहाँ से आया और कैसे संभव हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी, आपका और आपकी पूरी टीम का मुझे आमंत्रित करने के लिए, और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स अपनी कुछ बात कह सकें। तो आपका सवाल जो था कि ये जुनून कहाँ से आया और ये जज्बा कहाँ से आया, देखिए आपने शुरुआत बहुत बेहतरीन करी कि माटी को सोना कर दे ऐसे क्रांतिकारी हैं, हाँ हम बिहारी हैं। बहुत बढ़िया गाना मनोज जी ने लिखा, गाया। तो एक्चुअली क्या है कि जब आपका जीवन अभावग्रस्त होता है, जब आप अभावों के क्षेत्र में उस तरीके से आप जब आगे बढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक टीस हमेशा रहती है कि यार मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। और 90 के दशक से पहले का बिहार और 90 के दशक के बाद का बिहार, अगर आप वैश्विक स्तर पर कोई कंपैरिजन करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। सिर्फ एक रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए तो चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन बिहारी लोग अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता और जुझारूपन की वजह से ही आगे बढ़ पाए, क्योंकि सुविधाएं वहाँ पर नहीं मिली। जब वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिली तो पलायन शुरू हुआ। फिर लोग दिल्ली गए, मुंबई गए, और जहाँ जहाँ पे जिसको जो जो व्यवस्था मिली वहाँ पे उसने उसी तरीके से शुरू किया। तो मुझे लगता है कि ये जुनून सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं है, बिहार या यूपी या किसी भी भारत के
उस प्रांत से आए हुए या गांव से जुड़े हुए बच्चे के अंदर वो जुनून बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर वो अपने गांव से जुड़ा हुआ है तो ये शायद मेरे को लगता है कि ये इनबिल्ट है हमारे अंदर कि वो जुनून और वो जज़्बा आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा। और शायद तभी जब आप किसी काम को पूरी शिद्दत से करो ना, जब आप पूरे जुनून से करते हो, तो उसका रिज़ल्ट 100% आता ही आता है। क्या आपको लगता है कि बहुत बार ये कहते हैं ना कि एक किक मिलना चाहिए तब वो चीज़ें हो पाती है, तो क्या आपको लगता है कि हम ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं और कुछ बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं तो वो किक लगना बहुत ज़रूरी है, दिल में ठेस पहुंचना ज़रूरी है, या लोगों को चुनौती को स्वीकार करना ज़रूरी है, ना कि ईगो रख कर? बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे मेरा ऐसा मानना है कि हर सफल व्यक्ति एक ना एक बार या कभी ना कभी तो बेइज्जत हुआ है। किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी ना किसी मंच पे या किसी ना किसी कमरे में वो ज़रूर एक ना एक बार बेइज्जत हुआ है। शायद उसको उस चीज़ की ठेस इस कदर पहुँची है या इस कदर उसने अपने अंदर उस चीज़ को ढाला है या उसने उसको एज़ अ पॉज़िटिव लिया है कि उसने अपने आप को, अपने ही आप को ही नहीं बल्कि अपने आप को, बल्कि अपने पूरे परिवार को, ख़ानदान को, अपनी पूरी टीम की ज़िंदगी बदल दी हो। तो ऐसे हमारे पास न जाने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो देश के आप चाहे प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार से ही आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर आप उनकी जीवनी उठाकर देखें, या हमारे महान साइंटिस्ट और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट भी थे, आप उनकी जीवनी उठाकर देखें तो वो एक बारी सुसाइड करने निकल गए थे। वो अपनी बहन के गहने बेचकर और एनडीए का एग्ज़ाम देने आए थे दिल्ली और वो क्लियर नहीं हो पाया। तब फिर वो ऋषिकेश में कहीं पर गए थे और सुसाइड करने वाले थे, तो उनको एक साधु मिले और उन्होंने मेंटरशिप दी, गाइडेंस दी कि तू शायद इससे भी कुछ बड़े काम के लिए बना है। तो ये चीज़ उन्होंने अपने दिमाग में डाली। तो कहीं न कहीं क्या है कि ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं जो ठेस और टीस होती है, वो चीज़ आपको आपका ज़रिया बनता है। मतलब इसको ऐसा मैं बोलूँगा कि योर व्हाई शुड बी स्ट्रॉन्ग। बिज़नेस में एक चीज़ होती है व्हाई और हाउ, कि क्यों करना है और कैसे करना है। कैसे करना आप सीख जाओगे, आपको हालात सिखा देंगे, लेकिन क्यों करना है, वो जज़्बा आपके अंदर होना चाहिए। वो क्यों वाली बात अगर आपके अंदर है ना कि हाँ, मुझे ये चीज़ इसलिए करनी है, वो कारण बहुत मज़बूत होना चाहिए। अगर वो कारण मज़बूत है, जो रोज़ सुबह 4 बजे आपको बिस्तर से उठा रहा है और रात को 12 बजे तक कंटिन्यू आपके सपने आपसे चेज़ करवा रहा है, तो आप सक्सेसफुल 100% हो जाओगे। जो मैंने एक ज़िद की बात की ना, ये एक नेगेटिव वे में भी आजकल के यूथ लेके जा रहे हैं। आप यूथ हो तो इस चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे, या यूथ आपसे रिलेट कर पाएंगे अगर आप उन्हें समझाओगे तो। एक बहुत बड़ी, आप समझ लो कि एक नेगेटिव चीज़ें हैं कि गाना आया था एक ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, है ना? तो लोगों को ये लगता है कि जब तक आप गर्लफ्रेंड से धोखा नहीं खाओगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, जॉब से निकलना चाहते हो, तो एक बार आपको लाइफ में धोखा तो ज़रूर खाना चाहिए, यानी कि आपकी बंदी दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए ताकि मैं उसको दिखाऊं कि मैं करोड़पति था और तूने बहुत गलत किया। तो क्या एक ही फैक्टर है इस समाज में आगे बढ़ने का जो यूथ आज के डेट में समझ रहे हैं, जो कि फिल्म उनको दिखा रहा है, या फिर अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं जिस पे आप अगर काम करोगे तो वही मुकाम पाओगे जो एक धोखा खाने पे आप पाओगे? मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ एकता जी, आपने जो ये सवाल पूछा है ना, मेरे को 2-3-4 जगहों पे मेरे को पॉडकास्ट के लिए बुलाया, पर ये लेवल का जो सवाल है ना, बिल्कुल बुनियादी ढांचे पे आपने बिल्कुल अटैक मारा है और मैं ज़रा थोड़ा वक्त लेना चाहूँगा इसका बिल्कुल जवाब देने के बिल्कुल। लिए। इतना बेहतरीन सवाल है, आप ये देखिए कि जो आपने बोला कि फ़िल्में हमें दिखा रही हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान, आप सोच के देखिए 1947 में आज़ाद हुए हम लोग। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ, वहाँ से शुरुआत हुई। शायद आज भी हिंदुस्तान के कई गाँवों में, ज़िलों तक में भी आज भी हम वही गरीबी हटाओ के नारे पे चल रहे हैं। आज़ादी को 77-78 साल हो चुके हैं। फ़िल्मों का रोल आइडियली क्या होना चाहिए हमारे समाज के ऊपर, या वो क्या इम्पैक्ट डालना चाहिए, उस चीज़ को हमने सही तरीके से लिया ही नहीं बिल्कुल। और यूथ ने तो बिल्कुल नहीं लिया, तभी हम लोग पीछे हैं। आप सोच कर देखो, मतलब मैं क्यों देखूं यार शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है भाई, उन्होंने अपना करियर बनाया, उन्होंने अपने फील्ड में आके, वो भी एक बिल्कुल लोअर बैकग्राउंड से नीचे उठे, ऊपर उठे, फिर उसने किसी सीरियल में काम किया, फिर धीरे धीरे उसको काम मिला, अक्षय कुमार ने तो वेटर की तरह काम किया। तो यार उनकी जर्नी देखो ना, वो जर्नी देखी उन्होंने, फिर 5 साल 10 साल अपने आप को इंडस्ट्री में घिसा, वो अपने इंडस्ट्री में घिस घिस के ऊपर पहुंचे, मेहनत करी। आज आप उनको इतना महिमा मंडित कर दे रहे हो, इतना स्टारडम बन जा रहे हो कि भाई कोई देख रहा है, फोटो खिंचा लो, ये कर लो। अरे तू अपने लिए काम करना भाई, तू अब, तेरे को शाहरुख खान नहीं देने वाला कुछ भी, तू उसकी पिक्चरों में क्यों डायलॉग मार रहा है? हम 1000 रुपये की टिकट लेके पिक्चर देखने जाते हैं, 800 रुपये का पॉपकॉर्न मिलता है आजकल बड़े वाला,
ठीक है, एक पिक्चर ना 5,000 की पड़ती है। अगर आप परिवार के साथ जाओ ना एक देखने के लिए, आप देखोगे, आप वहाँ जाओगे, जंक फूड खाओगे, बर्बादी के माहौल में आप गुजरे हो, ज़बरदस्ती उस पिक्चरों पे हाँ ही यूँ कर रहे हो जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। आइडियली आप देखो जो किसी काम की नहीं है। हाँ, बॉलीवुड में म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसने हमेशा एक नई चीज़ ला के दी है। चाहे आप मतलब रफ़ी साहब और किशोरदा, लता मंगेशकर जी के ज़माने से लेकर और आज तक अरिजीत तक, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। एक म्यूज़िक थेरेपी भी है, डांस चीज़ें हैं, मतलब वो गाने वो आपको जज़्बा, वो जुनून देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने का। बट पिक्चरें पिक्चरें तो लिटरली मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे पिछले 20 साल में 10 पिक्चर ऐसी बता दो बॉलीवुड की जिसने सोसाइटी पे डेफिनेटली एक सोशल इम्पैक्ट डाला हो। मतलब अगर मैं उंगलियों पे गिनाने पे लग जाऊँ ना, तो लगान वॉज अ मूवी, तारे ज़मीन पर बहुत बेहतरीन मूवी नो डाउट, दंगल आमिर खान की आई, पीके वॉज गुड, सुल्तान सलमान खान की मुझे लगता है बहुत बढ़िया, शाहरुख खान की चक दे इंडिया, जिसने देश के लिए चीज़ें, MS धोनी एन अनटोल्ड स्टोरी नो डाउट, हमें उसने हमारे हीरो के बारे में बताया। मतलब मैं बताऊँ 7 पिक्चरें मैं शायद गिना पाया हूँ, 10 या 12 ना आप गिनवा नहीं पाओगे। 20 साल में 10 पिक्चरें आपकी उंगलियों पे नहीं आएंगी जिसने सोशियो इम्पैक्ट इस कदर डाला हो, जिसने यूथ को इंस्पायर मोटिवेट किया हो, और वो एक ऐसी कल्ट मूवी बन गई हो जिसने हिंदुस्तान की प्रगति में हिस्सा दिया हो। लेकिन आज की डेट में आप देखो कि उस मूवी देख देख कर हम सब बिगड़ रहे हैं, यूथ एकदम बर्बाद हो रहा है। उसको सिर्फ हीरो को नहीं देखना है, उसको अपने आप को देखना है कि उसका परिवार कहाँ से उठ के आया। 12th फेल आई, IAS बहुत अच्छी। अमेजिंग मूवी है। तो Yes. भाई ऐसी चीज़ें बने ना, आज की डेट में देख लो। अब वही चीज़ साउथ में देख लो, अब लार्जर देन लाइफ पिक्चर अगर वो बनाए, बाहुबली, मतलब वो उसके अंदर भी अगर कुछ ऐसा बनाते हैं तो उसको भी बहुत ग्रैंड उस पर दिखाते हैं, और वहाँ के एक्टर्स, वहाँ के फ़ैन, वहाँ के जो फॉलोइंग है वो थोड़ी सी एक नेक्स्ट लेवल की चलती है, तो वहाँ पे सिस्टम उस हिसाब से चल जाता है। चाहे पुष्पा 1 आई, चाहे पुष्पा 2 आई, बट बेहतरीन ऑरा क्रिएट किया उन्होंने, है ही नहीं बॉलीवुड में। कॉपी कॉपी कॉपी, मतलब एक चीज़ बनेगी गोलमाल तो उसी के 5 वर्जन बनाएंगे। मैं अब समझने वाली बात है ना, सोचो, अब हाउसफुल बनी तो उसी के 5 वर्जन बनाएंगे, वही हाँ हाँ ठिठोली चल रही है। मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पैसा वेस्ट, ज़बरदस्ती पिक्चरों के ऊपर बिल्कुल मत जाओ, कुछ कंटेंट बचा ही नहीं है। तभी देख लो ना, वो लोग भी अब सब यूट्यूब पे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रियल कंटेंट है। आप जो आज 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 आपकी जर्नी है, जो पीछे से आप कैसे आप मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचे, हमने अपनी जर्नी दिखाई, तो ये रियल वर्जन है, और यही रियल इंडिया देखना चाहता है। आज की रेट में अगर आप देखो, हर साल 80 लाख ग्रेजुएट पास होते हैं हिंदुस्तान में, एवरी ईयर। जॉब कितनों को मिलती है? बहुत कम। गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दो, नहीं। और प्राइवेट जॉब भी कितनी है नहीं पता। तब लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, यही एक ऐसी चीज़ है भाई जिसके थ्रू तुम अपनी और अपने घर वालों की और अपने से जुड़े हुए जितने भी लोग जिनको तुम प्यार करते हो उनकी ज़िंदगी बदल सकते हो। पिक्चर तो बिल्कुल टोटल टाइम वेस्ट है, बॉलीवुड तो बिल्कुल। आप, मैं तो ऐसा समझता हूँ, 2 चीज़ों पे हिंदुस्तान की सरकार को डेफिनेटली देखना चाहिए और वॉच करना चाहिए कि एक तो इंडियन मूवीज़, जो आप चाहे किसी एडल्ट्री से लेकर कैसी कैसी फैक्ट्री वो पूरा उसके ऊपर डाल रहे हैं, जिसमें आपको कंटेंट कंज्यूम, मतलब हमें कंज्यूमरिज्म में नहीं जाना है, हम कंज्यूम कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट को, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना स्क्रीन टाइम इतना लगा रहे हैं, अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपना मेंटल पीस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उनको स्टार बनाने के लिए। मतलब सोचो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। आप सोच, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैं US गया। अब जब आप ये देखो, बाहर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर आदमी अपने में मस्त रहता है भाई। वो 5 दिन ना अपने में राजा है, और सैटरडे संडे उसके लिए ऑफ है। मतलब विराट कोहली जैसे स्टार ये लंदन में शिफ्ट हो गए हैं। क्यों शिफ्ट हुए हैं? क्योंकि उनको पता है इंडिया में भाई मैं जहाँ जाऊँगा गली गली में लोग देखेंगे, लंदन में कोई पूछ ही नहीं रहा, आराम से कोई जा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो जब तुम्हें बड़ा बनना है तो देखो ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, वो कैसे हुए हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई मुझे बॉलीवुड मूवी कोई स्टार दिख जाए, हाँ भैया पहुँच जाओ फोटो लेके, इतना कोई नहीं है। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में उखाड़ा, तुम अपनी इंडस्ट्री में उखाड़ो। उन्होंने मेहनत करी है, वो वहाँ तक पहुँचे हैं, उनको चांस मिला। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है, अब तुम अपनी इंडस्ट्री में उखाड़ो भाई। कंपटीशन इतना भयंकर है, इतना तेज है कि तुमने अगर पलक झपकी ना, एक पलक द मोमेंट व्हेन वी स्पीक राइट नाउ, इतनी देर में 4 कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं भारत सरकार के पोर्टल पे, ROC फाइल कर चुके हैं वो लोग। तो आप समझ के देखो कि किस लेवल पे हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है। तो इस प्रगतिशील वक्त के दौरान अगर आपने ये बस मिस कर दी तो फिर तो पछताना ही पड़ेगा, फिर तो बस गाने ही गाना, और तो कुछ है नहीं। तो इंडियन मूवीज़, और मैं दूसरी चीज़ और बोलूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जो मेरे आड़े आई हो, मैंने देखी, शायद मैं वहाँ जाके बहक सकता था, लेकिन एंटरप्रेन्योर बहुत सारे बहक भी जाते होंगे। जितने भी ये नाइट क्लब्स, डिस्क और बार, मतलब आप सोच कर देखो यार क्या है ये चीज़।
मतलब इतने डिस्क बार में आप, मतलब मैं अभी महीना भर पहले मेरे को कोई ज़बरदस्ती ले गया कि चलो एक बार देखते हैं। मैं आज से पहले गया नहीं था कभी भी, मैंने चलो एक बार देख के आता हूँ। भाई देखा अंदर इतनी सी जगह में गाने बज रहे हैं, इतनी ज़ोर से शोर हो रहा है, धुआं, सिगरेट, न जाने किस किस लेवल का नशा हो रहा है, और मतलब बिल्कुल अंधेरा है। और मतलब आपकी हेल्थ का आप एक QI लेवल को कंप्लेंट करते हो कि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना भयंकर है। भाई तुम रात भर जाके वहाँ पे क्या कर रहे हो? बहुत सही तुम बात अपनी है। ऐसी तैसी करा रहे हो, अपनी हेल्थ को बिगाड़ रहे हो। और बहुत सही स्पेशली बात गर्ल्स ज़्यादा हैं, गर्ल्स बॉय मतलब दोनों ही ज़्यादा हैं। मतलब इतना बुरा माहौल है, गवर्नमेंट को 100%। अरे आप इसके बदले एक काम करो, आपको मस्ती करनी है ना, आपको इन्जॉयमेंट करनी है ना, कि भाई ऑफिस के बाद एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ जाऊँ, मस्ती करूँ, मजाक, ठीक है भाई। तो तुम एक काम करो, ओपन थिएटर कॉन्सेप्ट डालो, स्टेडियम पे जाओ, वहाँ पे तुम क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, पसीना बहाओ अपने अंदर से। जब तुम्हारा वो जो कॉर्टिसोल रिलीज होगा, जब वो हार्मोन्स तुम्हारे बढ़ेंगे, तो तुम्हें समझ में आएगा यार कि ये चीज़ कुछ एक एनर्जेटिक है, तुम कुछ बेटर सोच पाओगे। आप गए हो किसी क्लब में? सर मैं 1-2 बार गई हूँ, लेकिन मेरा भी वही हेडेक होने लगा था। मतलब सोच कर दिक्कत देखो हो ना वो गई थी, माहौल क्या होता है। फिर मतलब एक मेरे को एक चीज़ बताओ, इंसान लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल कोई भी काम करता है तो उसके पीछे मेरिट डिमेरिट दोनों होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप, मेरा मन करता है कि यार मैं चल इसके साथ ये खेलने जाऊँ, तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा पैसे लगा दूँ। चलो जुए की बात करते हैं, तो जुआ इंसान खेलता है, 90% लोग हारते हैं, 10% जीतते हैं। तो आप कह सकते हो यार कि चल तुक्का तो लग सकता है। तो एक बार को एक पॉजिटिव पार्ट तो है कि यार क्या पता तेरा लक काम कर जाए उस दिन तो तू जीत जाए, एग्जाम्पल। पर यार डिस्क में क्या है भाई, नाइट क्लब में क्या पॉजिटिव है? नॉट इवन अ सिंगल परसेंट। मतलब एक पानी की बोतल मिलती है 400 रुपये की, ठीक है? मतलब आप सीरियसली बता रहा हूँ, एंट्री होती है 20 से 25 हज़ार रुपये, रात रात में 2-3 घंटे के अंदर ठुक जाते हैं। और वो 25 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद आपको मिल क्या रहा है? मतलब क्या वही जबरदस्ती का नंग दड़ंग। मतलब चलो ठीक है वो भी देख लो, सिगरेट स्मोक और स्मोकिंग इतनी गंदी होती है वहाँ पे, आपका पूरा मतलब आप AQI लेवल, हम जो कंप्लेंट करते हैं बाहर, अंदर का AQI लेवल नाप लो, मुझे लगता है 2000 से पार होगा। इतना गंदा माहौल होता है इतने छोटे से कमरे में, वही सब चीज़ें। तो भाई डिस्क का कॉन्सेप्ट, एंटरप्रेन्योर को दो चीज़ें परमानेंटली अवॉइड कर देनी पड़ेंगी। जब तक लाइफ में कुछ बन नहीं जाता, कर नहीं लेता, कंपनी को उस तरीके से बिल्ड नहीं कर लेता, दो चीज़ों पे तो परमानेंट कटअप मार दे। एक बॉलीवुड की पिक्चरों के ऊपर, मोटिवेशनल मूवीज़ देखे, दुनिया भर की नेटफ्लिक्स हैं, ये हैं वो है। मैं आपको 3 पिक्चरें बताता हूँ। जो सबसे पहले शशांक रिडेम्पशन, अगर आप वहाँ की मूवीज़ में देखने में वो हो, तो आप उस चीज़ को देखकर, उसकी गंभीरता को देखकर आप मोटिवेट हो सकते हो। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो एक अमेजिंग मूवी है जिसने मेरे को मजबूर किया था कि यार मेरे को अब कुछ करना है। वो आपको रीज़न देती हैं भाई, ये चीज़ है ना ऐसी इंडियन में। एक राजकुमार राव की बहुत अच्छी भी मूवी आई थी, बोला करके, आई थिंक कुछ नाम था ना उनका, जिसमें वो एक एंटरप्रेन्योर की कहानी बता रहे थे जो अंधा होता है, और वो प्रॉपर कहानी में अच्छा नाम वो याद मैं नहीं देख कर नहीं पा रही पाया हूँ। हाँ, बॉलीवुड से, तो विच मेरे इज़ को वेरी गुड मूवी। ओके आई विल वॉच आप दैट। जरूर तो क्या है ना, देखिएगा। तो ये मूवीज़ देखनी चाहिए जो आपको एक रीज़न दें। अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, चाहे स्पोर्ट्स में जाना है, चाहे आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसके अंदर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए, बस आपको ये 4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले अपने आप को देखो कि क्या मेरा मेरा मानसिक पतन तो नहीं हो रहा किसी चीज़ में, या मेरा उत्थान हो रहा है, या मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को, इन 4-5 चीज़ों में अगर आप, आपका कोई भी एक सिंगल एक्टिविटी, आपकी द्वारा की गई कोई भी क्रिया अगर इस चीज़ को प्रतिक्रिया में बदल रही है, और आप अगर उसमें आपके बदौलत किसी लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो यार आप कुछ कर रहे हो सोसाइटी में। और हिंदुस्तान को आज की डेट में इसी चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, तभी देश बदलेगा। बहुत आप ज़्यादा। और मैं, हम लोग रात को जाकर क्लबों में टाइम, एनर्जी, पैसा, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इतनी चीज़ें वेस्ट करते हैं। मतलब आंटी पुलिस बुला लेगी, मतलब इस गाने पे नाचने के लिए ज़बरदस्ती, सोचो कितना कुछ दाव पे लगा रहे हैं। बिल्कुल बर्बादी है लिटरली। अगर एंटरप्रेन्योर को लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले इन आलतू फालतू की पिक्चरें देखना बंद कर दे, और ये डिस्क और क्लब में जाना बंद कर दे। मुझे तो लगता है सर कि जो अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएटर बनना चाहते हो, तो सबसे अच्छी जगह पता है कहाँ है? पहाड़ों पे चले जाओ, और बीचेस पे जब वो रात में आप बैठते हो ना, जब वो आवाज़ें आती हैं तो वो आपको झकझोरती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या चीज़ों पे। मुझे लगता है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की राह पे हो तो जितना हो सके खुद से बात करो, अकेले रहो, और जो वैल्यूबल लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो, तब जाके आप चीज़ों को अचीव कर सकते हो।
ये बड़ी एक स्टडी कही गई है, आपने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना भी होगा, लीडर्स को। आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हो। हम सब जो भी है ना, आप अपने इर्द गिर्द के 5 लोगों का एवरेज हो। तो वो जो 5 लोग हैं, तो आपको ना अपनी संगति देखनी है। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं ABCE, तो बीच में मैंने क्या मिस किया? डी। तो अब आप सोचो कि आपको कैसे पता डी है? आपको ऐसे पता है डी है क्योंकि आजू बाजू वाले लोगों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप क्या हो। तो आपको पता था कि ABC और E है, तो इधर C है इधर E है, तो बीच में डी होगा यार। तो संगति का बहुत बड़ा असर है, इसलिए आपको मतलब अपने आसपास 4-5 लोग ऐसे रखने चाहिए, आप उन्हीं सर्कल में रहें। आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप हो, आप चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो, चाहे आप कुछ भी बन रहे हो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, आपको सिर्फ फोकस करना है बेस्ट 5 पीपल सराउंडेड बाय मी। मैं किन लोगों के बीच में हूँ, बस अपनी आप अपना एनवायरनमेंट देख लीजिए, आपको अपनी सक्सेस और अपना फेलियर दोनों नज़र आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी बात की भारत हमारा प्रगतिशील हो रहा है और पलक झपकते ही जो बिजनेसेस हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और लूप होल है जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो बिज़नेस कर रहे हो, आपने इंटीरियर का बिज़नेस तो किया है, लेकिन आपने उसमें भी एक अलग फील्ड चुना है जो लोगों से हट के है। आप बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ उनका आप इंटीरियर देख रहे हो और चीज़ों को कर रहे हो जो इंटीरियर नॉर्मल डेकोरेशन से अलग हट के आप कर रहे हो। लेकिन इंडिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं। इंडिया में क्या है ना, फॉलोअर्स बहुत है। जो यूथ है वो फॉलोअरशिप पे जा रहे हैं। क्रिएटर्स फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा है जो क्रिएट कर देते हैं, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन जाता है और उस ट्रेंड को हम इंडियंस फॉलो करना शुरू कर देते हैं अपने हिसाब से। तो वी आर एडॉप्टर्स मोर देन क्रिएटर्स। ये एक एंटरप्रेन्योर के स्किल को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाता है और क्यों ज़रूरी है कि आप अपना कुछ क्रिएट करिए एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए? देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि कॉपी, आप अगर मैं चलो इसको भी बिजनेस से जोड़ता हूँ। आपने बोला कि हम लोग इंडियंस फॉलोअर ज़्यादा हैं रादर देन क्रिएटर, हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, हिंदुस्तान में जितने भी स्टार्टअप्स आए हैं, बिजनेस जो भी है, ओला उबर की कॉपी है। यस। ठीक है, जोमेटो भी शायद वहाँ की किसी फूड कंपनी की कॉपी है, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। यू नेम एनीथिंग, मतलब फ्लिपकार्ट अमेजोन की कॉपी है। आई थिंक मिनिमलिस्ट जो अभी एक्वायर हुआ है वो भी उसी बाहर का, मैं कुछ पढ़ रहा था, वो उसमें कॉपी। मतलब आप यू नेम एनी डैम बिग बिजनेस, दे 90% और मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ देम आर कॉपीड फ्रॉम समवेयर एल्स। यस, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ पेटीएम की, विजय शेखर शर्मा जी की, कि ये इन्होंने कुछ उखाड़ा है, इन्होंने जेन्युइन उखाड़ा है भाई। ये मतलब देखो, पेटीएम का IPO आया, वो क्या रिस्पॉन्ड किया नहीं किया वो सब एक अलग बात है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज और फास्ट मूवर एडवांटेज का एक रियल समागम देखना चाहते हैं, तो दैट इज़ पेटीएम। कि एक मल्टी बिलियनियर के शॉप से, स्टोर से लेकर और रेडी पटरी पे खड़े हुए सब्जी वाले के भी ऊपर QR कोड लगवा रखा है। तो ये उन्होंने कुछ उखाड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो लोग जेन्युइन लेवल पे कुछ क्रिएट कर जाते हैं, तो वो शायद उनको उनकी वैल्यू भी मिलती है। और जो फॉलोअर कर जाते हैं, तो क्या है कि हिंदुस्तान अब वैसे ही इतना बड़ा देश है और हर कोई तो देखो क्रिएटर बन नहीं सकता, हर कोई वो क्रिएटिविटी ला नहीं सकता। तो ठीक है, एक इजी मीडियम है कि चलो उसी को अडॉप्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, उसी को यहाँ से 4 आइडियाज़ कॉपी करे, वो निकल गए, तो ठीक है, लेट इट बी। हर किसी की अपनी दाल रोटी उसमें चल रही है। वो अब आपके अंदर कितनी भूख है वो आपकी ड्राइव को दिखाता है, दर्शाता है, और आपको वहाँ पहुँचना है तो आप तभी पहुँच पाओगे। मतलब कहते हैं ना कि हमें खाना सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता है, जब हम जेन्युइनली भूखे होते हैं। व्हेन वी आर हंग्री, तो हम 1 रोटी 2 रोटी खाते हैं ना, मतलब मज़ा आता है कि खाना है। अब पहले से ही पेट भरा हुआ है तो वो खाने का भी मज़ा नहीं है ना, वो हेल्थ में लगेगा। तो उसी तरीके से आपकी भूख कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएटर जो बन रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कंटेंट क्रिएटर हो, क्रिएटर मीन्स कि वो कुछ किसी ने कुछ क्रिएट किया हो। मैं ऐसे लेता हूँ उसको कि अगर कोई धंधा बना रहा है, बिजनेस बना रहा है, तो वो क्या क्रिएट करता है। तो मैं ऐसी पेटीएम की तरह अगर देखा जाए, शादी.com, अनुपम मित्तल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बिकॉज क्या है कि इंडिया में शादी.com तब शुरू हुआ जब इंडिया में इंटरनेट ही नहीं था। वो एक इंटरनेट कंपनी बना रहे थे। तो ये अपने आप में देखो, ये मतलब ये सब चीज़ें हैं। और सोचो विजन कितना बड़ा होगा कि पता नहीं उन्होंने शायद $multi-billion कितने पैसे खर्च करे थे वो .com लेने के लिए।
तो पहले उन्होंने शुरुआत करी, फिर उनको नहीं मिला, फिर उन्होंने मतलब वो सिर्फ एक शादी .com का वो लेने के लिए .com लेने के लिए लाखों या करोड़ों रुपए की बिड डाली थी, वो उन्होंने लिया था। तो ये सब चीज़ें, ये जो कॉल्स होती हैं, वो आपका कॉन्शियस कॉल, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो रिस्क एपेटाइट, वो चीज़ें आपको एक जेन्युइन क्रिएटर की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करेंगे ना कुछ चीज़ों पे जो कि बहुत से लोग बिजनेस तो करते हैं लेकिन जो लूप होल्स आते हैं जिस वजह से वो बैकफुट पे आ जाते हैं, उन सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने पिछले कुछ सालों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है क्योंकि आपने वो जिद ठानी और उन रिस्क से आप ऊपर गए। तो आपसे बेटर मुझे नहीं लगता कोई अभी मिलेगा मुझे इस बारे में बात करने के लिए, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले प्रेशर। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हमें लगता है कि हर चीज़ चैट जीपीटी पे अवेलेबल है, हर चीज़ एआई हमें प्रोवाइड कर रहा है और हमें एज अ पर्सन कुछ भी प्रेशर लेने का नहीं ज़रूरत है क्योंकि काम हो जाएगा। ये जो काम हो जाएगा, ये प्रेशर जब हम नहीं लेना चाहते हैं, वो हमारे बिजनेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू टेक अ प्रेशर फॉर आवर बिजनेस। तो प्रेशर किस लेवल पे लेना चाहिए और किस तरीके से झेलना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को, आपकी नज़र में क्या है वो? ओके, वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर आपको मज़ा देता है। प्रेशर क्या करता है? प्रेशर ना आपकी लाइफ में स्ट्रेस डालता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप किसी काम की ओनरशिप ले लो, व्हाट डू यू मीन बाय ओनरशिप? ओन द शिप। अगर आपने ओनरशिप ले ली तो आपका स्ट्रेस और प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। आप अपने काम में इस कदर डूब जाओ कि आपको पता ही ना चले कि किस लेवल का प्रेशर आया और वो निकल के भी चला गया। अदरवाइज आप अगर प्रेशर के बारे में सोचते गए, एंटरप्रेन्योर प्रेशर पे सोचता गया, डेट है, रिस्क है, वहाँ पे जाऊँ ना जाऊँ, तो आपने आधी लड़ाई तो पहले ही हार दी। क्योंकि आपको कदम बढ़ाने के लिए ही अगर आपको ये सोचना पड़ रहा है कि यार ये चीज़ है, नहीं लेना, कैलकुलेटेड रिस्क आपको ज़रूर लेना है कि आपको हर चीज़ एनालिसिस करनी है, स्वॉट एनालिसिस करना है जिस चीज़ का कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी टीम की क्या वीकनेस है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, और थ्रेट कंपटीशन से क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर ही एक ऐसा है कि उस, कहते हैं ना कि जब सोने गोल्ड की हम जब माइनिंग करते हैं तो गोल्ड को उस प्रेशर तक, भट्टी तक तपाते हैं, तब जाके वो गोल्ड निकल के आता है। सेम विद डायमंड ऑल्सो। डायमंड को जब तक उस प्रेशर के अंदर जब वो जाएगा तभी तो डायमंड निकल के आता है। तो गोल्ड, मतलब गोल्ड और डायमंड सिंपल सी बात है। तो लाइफ में ऐसा ही है, आदमी प्रेशर से गुजर के ही गोल्ड और डायमंड बन सकता है। अगर उसने प्रेशर झेलने की क्षमता है, उसने झेल लिया तो बन जाएगा। अगर वो प्रेशर नहीं झेल पाया तो वो बिखर जाएगा। तो दबाव में आप बनते हो या बिखरते हो, यही आपके रियल कैरेक्टर को दर्शाता है। बिल्कुल। प्रेशर के बारे में जो हमने बात की, इसमें एक जो अलग से प्रेशर आता है ना, वो सोशल प्रेशर होता है, लोग क्या कहेंगे। जैसे विकास जी, आपने भी जॉब छोड़ के एज अ बिजनेस आपने सोचा कि नहीं अब तो मुझे यही करना है और मैं इसी में आगे बढ़ूंगा, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा होता है ना कि कोई सोचता तो है कि मैं कर लूँ, लेकिन फैमिली या फिर आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स बोलते भाई तू क्या ये रिस्क ले रहा है, पागल है क्या, अच्छा खासा तेरा लाइफ चल रहा है, तो एकदम बेवकूफ़ी वाला काम क्यों कर रहा है, अच्छी खासी तेरी सैलरी आ रही है, तू बिजनेस में क्यों अपने आप को डुबा रहा है, क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है, तुझे नहीं चाहिए अच्छा लाइफ। तो एक अलग प्रेशर होता है जिसका नाम आप दे सकते हो लोग क्या कहेंगे। ये पड़ाव से निकलना बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, क्योंकि उसमें ईगो आते हैं, उसमें लगता है कि मैं जोकर बन रहा हूँ, उसमें लगता है कि यार ये मेरे बारे में तो गलत कह रहा है, मेरे घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे, उनको लग रहा है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। ये सब जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, ये भी एक आदमी रजिस्टर तो कर लेता है अपना कंपनी, लेकिन उस रजिस्टर को सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन में नहीं बदल पाता है। बिल्कुल बेहतरीन बात कही। और ऐसे कई कई पड़ाव मेरे जीवन में भी आए जहाँ पे बोला गया या मान लीजिए सुनाया गया, तो आपको सुनना भी पड़ता है। लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके सपने में जान होनी चाहिए। आपको ये निरंतर सोचते रहना चाहिए कि यार मैंने शुरू क्यों किया था, मैंने शुरुआत कहाँ से की थी। ये ज़रूरी नहीं है, हर किसी की स्टार्टिंग एक पॉइंट से नहीं होती है। मेरी स्ट्रगल शायद जहाँ से हुई है, हो सकता है कि मेरे से मेरा कॉम्पिटिटर पिछले 5 साल से ऑलरेडी उस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा था कि उसकी शुरुआत हो सकता है कि BMW ऑडी से ऑलरेडी हुई है, मुझे वहाँ तक पहुँचना था। तो मेरी स्ट्रगल कहीं और से है, उसकी स्ट्रगल कहीं और से है, किसी की स्ट्रगल कहीं और से। शुरुआत कहाँ से होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने शुरू करा क्यों था
ये इंपॉर्टेंट है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि यार मैंने कुछ तो सोचा था, मैंने कभी तो एक सपना लिया था, मेरे सपनों में क्या जान थी। मतलब मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैंने कोविड में शुरू किया था काम। हम लोगों ने लॉकडाउन जब लगा हुआ था, एकदम पीक पे था लॉकडाउन, जस्ट स्टार्ट हुआ था, पूरा एंटायर वर्ल्ड ही अनसर्टेन था, और मैंने उसी टाइम पर घर लिया था थोड़ा टाइम पहले, और बिल्कुल ईएमआईज़ थी और सब कुछ था। बट आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना वो ईएमआई का एक मोरेटोरियम दिया था 3 महीने के लिए। तो एक रिस्क, अब एक ऑप्शन था कि यार किसी तरीके से इस पड़ाव को, टाइम को निकाल लो। लेकिन एक ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी और दिख रही थी कि यार इस टाइम पर कुछ कर लेते हैं। अगर ये टाइम शायद लगता है अपने टाइम है, क्योंकि ना आपको कहीं जहाँ पे आपको लगे ना, जिस दिन अंदर से किक आए, आपने किक वाली बात अभी थोड़ा टाइम पहले बोली, वो किक आपको भगवान देगा, लेकिन आपको वो टेस्ट करने के लिए ये भी बोलेगा कि भाई तू, शुरुआत तुझे करनी पड़ेगी अपने आप। पहला कदम आप अगर उठा दोगे, मतलब आप पहली ईंट रख दोगे, तो आपका घर बन जाएगा। वो पहली ईंट के लिए आपको अपने जज्बे को जगाना पड़ेगा और जुनून को रोज़ उठाना पड़ेगा, रोज़ आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, और फिर वापस आना पड़ेगा। किसी दिन हारोगे, पिटोगे, थकोगे, लेकिन दोबारा नई सुबह की सूरज की किरण आपके लिए फिर से एक उसी तरोताज़गी के साथ आपको उठना पड़ेगा। और वो बार 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 जब आप एक ही चीज़ को करते हो ना, तो आपको उसके अंदर दक्षता हासिल हो जाती है। फिर आपको लगता है कि यार, मतलब कहते हैं ना कि कितनी बार ये हार आएगी, एक ना एक दिन ऐसा आएगा ये हार भी मेरे से हार जाएगी। तो आपको 100% कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा। लोग क्या बोल रहे हैं उस पड़ाव में तो जाना ही नहीं है। एक रेस हुई, 2 मेंढक दौड़ रहे थे रेस में, और एक थोड़ा सा, एक को लोग आपस में बड़ा शाउट कर रहे थे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आवाज़ दे रहे थे। तो जो, और लोग बोल भी रहे थे, मतलब कुछ ताने मारने वाले भी थे कि तेरी टांग ठीक नहीं चल रही, तो उछल रहा है। कोई मेंढक ज़्यादा उछल जाता था, कोई नॉर्मल चल रहा था, कोई क्रॉल कर रहा था। तो जो जीत गया ना आपस में लास्ट में, तो जब देखा गया ये कैसे जीत गया, इतने इतने सराउंडिंग, इतने शोर के बाद भी, तो जब उसका चेक किया गया तो देखा गया तो वो मेंढक बहरा था। तो उसके कान ही नहीं, तो उसने सुना ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। वो अपनी चाल में लगा हुआ, उसे जब उछलना था वो उछल रहा था, जब उसे फुदकना था वो फुदक रहा था, जब उसे आगे तक जाना था चल रहा था, और उसे पता ही नहीं चला कि मंजिल पहुंच गया। तो क्या होता है कि आप 100 मीटर चलोगे आपको दर्द होगा, आप 200 मीटर चलोगे और दर्द होगा, लेकिन आप बस उस दर्द को, उस पड़ाव को झेलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और कई किलोमीटर पार हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। गेम सिर्फ एग्जिस्टेंस का है, बने रहने का है। उस रेस में बने रहो बस। आपने देखा होगा उसकी, क्या कहते हैं, पत्थर में से भी फूल निकल आता है। पत्थर में से जब फूल निकलता है तो सोचो कि उसकी स्ट्रगल किस लेवल की रही होगी। अब पत्थर को कौन पानी दे रहा है? हम अपने गमले में फूल लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, रोज़ उसकी ध्यान रखते हैं, माली रखते हैं, लेकिन जो चट्टानों में से जो बीज निकल जा रहा है और फूल निकल जा रहा है, तो उसकी स्ट्रगल सोचो। तो अगर आप सोचो कि उसको कौन पानी देता है, तो उसको पानी देती है कुदरत, सृष्टि, प्रकृति। और उसको पानी भी देती है, उसे सींचती भी है और उसे निखारती भी है, बशर्ते वो हार ना माने। वो हार नहीं मारना चाहिए बस। तो एग्जिस्टेंस का गेम है, बस आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो। जो होगा रिजल्ट होगा, आपके हाथ में नहीं है, होने दो, लेकिन आपको राइट इंटेंट के साथ अटैक बार बार मारना है। तो अभी हमने प्रेशर की बात की, लेकिन अब जब आप एक प्रेशर भी झेलने के लिए तैयार रहते हो, आप अपनी कंपनी भी फॉर्म कर लिए, फिर आपको लगता है कि आप अकेले उस रास्ते पे चल सकते हो, आपको बहुत सी टीम की ज़रूरत नहीं है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, आप बिहार से हो, अब प्रशांत किशोर जी का आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर वो कुछ लोगों को साथ लेकर चलते तो शायद उनका सफ़र बहुत अच्छा होता और उनको एक मौका भी मिलता। तो टीम का क्या इम्पोर्टेंस है आपके एक लाइफ को बड़ा करने में, आपके बिजनेस को बड़ा करने में, या आपको एक बड़े मुकाम पर पहुंचाने में? कितना बढ़िया आपने एग्जाम्पल, आपने सवाल पूछा और आपने खुद ही उसको बहुत बढ़िया से जवाब दे दिया, और एग्जाम्पल भी बहुत रीसेंट ट्रेंडी है। बिहार चुनाव के नतीजे आए, स्वाभाविक रूप से जो लोगों को आशा थी शायद वही उसी के अनुकूल ही आए नतीजे। लेकिन हाँ, एक बिहार में बदलाव तो नहीं, लेकिन एक नयापन देखने की मेरी बड़ी उम्मीद थी। और प्रशांत किशोर जी जिस लेवल पे जुझारूपन से लगे हुए थे, गांव-गांव गए, मेरे भी गांव आए थे, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम 10, 15, 20 सीटें कुछ तो एक करते। 238 सीटों पे लड़े थे, 238 में से एक सीट भी नहीं आई। और डेफिनेटली अगर इसको आप कंपैरिजन करो, आप टीम वर्क का आपने जो यहाँ पर बात बोली, तो शायद हो सकता है उन्होंने एक टीम सॉलिड बनाई होगी, बट वो टीम कहीं ना कहीं मीडिया में दिखी नहीं। अगर आप
कट टू 2025 में हम लोग हैं, एग्जैक्टली 10 साल पहले आ जाओ, जब 2012-13 में अन्ना आंदोलन के गर्भ से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और केजरीवाल उसके नेता बने। तो केजरीवाल नेता थे नहीं, नेता नहीं थे, मतलब जो चेहरा थे वो नहीं थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने एक पूरी टीम बनाई। आप उनके स्ट्रॉन्ग कंडक्टर लीडर देखो, कुमार विश्वास, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, गोपाल जी राय, उसके बाद आपके कपिल मिश्रा जी, मतलब एक पूरी टीम ना, और पूरी टीम एक संगठित होकर दिखती थी हर जगह पर। यहाँ पर क्या हुआ, प्रशांत किशोर जी से गलती क्या हो गई, वो अकेले ही हर जगह नजर आए और वो जेन्युइनली अकेले पड़ गए। और बिहार की राजनीति दिल्ली की राजनीति से बहुत अलग है। बहुत अलग है। बिहार की राजनीति तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग समझ सकते हैं उसको क्या है। बिहार में ठीक है, आपने जातिवाद का शायद प्रकरण वो एक ढांचा तोड़ दिया होगा, या आपने औरों को कन्विंस भी कर लिया होगा कि क्यों आपको वोट देना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी ना, जो एक इमोशनल टच होता है ना बिहार में, लोगों के दिलों में घुसना और उनको ये समझाना कि भाई हम जेन्युइनली आपके लिए काम करें। मैं आपको खुद बताऊं, ठीक है रिज़ल्ट आया है, मैं भी कहीं ना कहीं रिज़ल्ट से मेरे को लगा ठीक है, लेकिन मेरे को हमेशा 100% उम्मीद थी कि प्रशांत जी कहीं ना कहीं एक नई राजनीति लेकर आते, तो हम लोग भी बड़ा एक्साइटेड थे। ये बहुत से लोग, बहुत उनको youth वेलकम करने के लिए हम excited थे। एक्साइटेड थे, बट उनको क्या ज़रूरत थी कि उनको कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स को अपने साथ लेना चाहिए था। क्योंकि बिहार में ना आज भी आप देखो, पिछले 15 साल 20 साल से भले ही इनकी भी सरकार है, तो इन्होंने भी एक रोड बनाने के अलावा मुझे कोई बहुत बड़ा काम होता हुआ दिखा नहीं। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कैमरा पे बोल सकता हूँ एज अ बिहारी होने के नाते। आप सबसे बड़ी बात है एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं क्या चाहूँगा वहाँ पे कि इंडस्ट्रीज लगें, यस, पोर्ट्स बने, मतलब रोजगार बढ़े, वहाँ पे एक रोजगार बढ़े। नहीं, रोजगार बढ़ रहा है। रोजगार क्या बढ़ रहा है, आपने कहीं पे 4 कंपनी लगा दी और 8,000 10,000 12,000 की लोगों की नौकरियां लग गई, तो उससे आज के डेट में तो उससे घर बिहार नहीं बनने चलेगा। वाला भाई। बिहार में चाहिए रिलायंस, अंबानी, अडानी, इसके 2-2 लाख 4-4 लाख करोड़ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाहिए पटना में। इन्फोसिस का जो कैंपस बैंगलोर में है, वैसा कैंपस चाहिए बिहार के अंदर। आप नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है, बहुत है, सब कुछ है, हम सब जानते हैं। बोध गया है, बहुत कुछ जानते हैं। नीतीश जी ने हालांकि बिहार म्यूजियम बना के बहुत बड़ा काम करा है, उसमें आप अगर देखेंगे मतलब चीज़ें हुई हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए बिहार, अब देखो हम ही बिहारी हैं जो पूरी दुनिया में जाके बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अपने बिहार की जहाँ पर बात आती है, तो बिहार में आप मेरे को एक कंपनी का नाम ले दो, टेल मी वन सिंगल कंपनी, आई कैन चैलेंज यू, गिव मी अ नेम ऑफ वन ब्रांड, वन कंपनी। देयर इज नो कंपनी इन बिहार। प्रॉब्लम यहीं पर है। तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए वहाँ पर जैसे अभी अडानी जी ने धारावी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, 5,000 करोड़ का वो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें वो सारी उस स्लम को जो झुग्गी ऐसे फैली हुई है ना, अब उसको ऐसे बना रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे अब रीडेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए बिहार के कोने कोने में। ये 10-10 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्टों की तो लाइन लगी रहनी चाहिए बिहार के अंदर, और डेफिनेटली बिहार में होना भी यही चाहिए। मैं बड़ा आश्वस्त हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जब मोदी जी को बिहार ने यार मतलब 35 38 सांसद बिहार मोदी जी को देता है, पिछले 15 साल से, पिछले 3 बार से दे रहा है, और अब देखो खुलकर मतलब वोटिंग करी है और उस आंकड़े में करी। अच्छा, इस भरोसे मत जाना, अगर आपने बिहार के चुनाव का एनालिसिस किया हो ना, तो इस मतलब मुगालते में मत रहना कि आपने मुस्लिम वोट्स ले लिए या आपने MY फैक्टर को क्रॉस कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी को 1 करोड़ 3 लाख या 1 करोड़ 5 लाख वोट मिले हैं, RJD को 1 करोड़ 15 लाख वोट मिले हैं। आंकड़ों पे जाओ अगर आप, तो अगर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाए ना और ट्रंप की तरह चुनाव हो जाए, तो बीजेपी हार चुकी है, RJD जीत चुकी है। इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये, मैं बता रहा हूँ बिहार का इलेक्शन क्या चीज़ है। इसलिए लोग जातीय मतगणना के अंदर घुसते हैं और बिहार के इलेक्शन के डायनामिक्स को क्रैक नहीं कर पाते हैं। वो तो एक बिहारी बता पाएगा भाई आपको। अब सोचो ना आप, कितनी बंपर वोटिंग हुई, 203 सीटें आई, 202 से ऊपर निकल के आई, मात्र 36 या 38 सीटें जीती हुई हैं RJD ने। लेकिन वोट शेयर और वोट परसेंटेज और वोट की काउंटिंग RJD की BJP से भी ज़्यादा है, JDU से भी ज़्यादा है। नंबर 1 पार्टी RJD है 1 करोड़ 15 लाख वोट के साथ, और BJP है 2 नंबर की पार्टी 1 करोड़ 3 लाख वोट के साथ, और JDU को उससे भी कम आई है। लेकिन सीट का आंकड़ा, क्योंकि अब वहाँ पे फिर अमित शाह जी चाणक्य बैठे हैं, उन्होंने तरीका इस तरीके से अपनाया। अब RJD के वोट बहुत सारे वेस्ट हुए हैं, मतलब जहाँ वो जीते हैं वहाँ वो 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार के मार्जिन से जीते हैं, लेकिन जहाँ वो हारे हैं वहाँ पे 1500 के मार्जिन से हारे हैं, 500 वोट के मार्जिन से हारे हैं, 108 वोट से हारा है कैंडिडेट। आप उठा के देखो, 100 वोट से हारा है कैंडिडेट। तो आप सोचो डायनामिज्म किस लेवल का है बिहार का।
तो आप ठीक है, आप कामयाब हो गए उस बिहार के उस पॉलिटिकल डायनामिक्स को तोड़ने में। अमित शाह जी बिल्कुल अच्छे से कामयाब हो गए, और बिहार के बीजेपी के सभी नेताओं को बहुत साधुवाद कि उन्होंने बहुत दिमाग लगा के उस जातीय प्रकरण को तोड़ा, कट 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 करके कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़ी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहनत करी, सब कुछ करा। ठीक है, लेकिन अब वक्त है काम करने का। आइडियली जिस लेवल की सपोर्ट आपको बिहार की जनता कर रही है ना, उस लेवल का काम आपने अभी तक बिहार में करा नहीं है। बिल्कुल नहीं करा है। और मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा-सा अमित शाह जी से अगर प्रशांत किशोर सीख जाते टीम बिल्डिंग को लेकर के, जो सेलिब्रिटी उन्होंने उतारा है, जिस तरीके के लोगों को उन्होंने उतारा है, वो वोट हासिल करने में बहुत ज़्यादा उनको सहयोग किया है। बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया नहीं आपको, बिहारी इमोशनल होते हैं भाई। गमछा घुमा के अगर तुम उसके उस पे आ गए और उन्होंने दे दिया, भाई तो मैं वोट के जान भी दे देंगे। लेकिन हमसे दिल मांगोगे तो दिल देंगे, दिल देंगे, हाँ। लेकिन हमसे बगावत करोगे तो आपसे बड़ा बगावत भी भगवत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही है बस। अभी हमने एक मिस्टेक पे बात की टीम बिल्डिंग को लेकर के, ऐसे कौन कौन से और मिस्टेक हैं जो हम जब एंटरप्रेन्योर बनने की राह पे चलते हैं, जो लोग करते हैं और जिससे बचना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले ना अपने फाइनेंस को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सॉरी, एंटरप्रेन्योर्स जब आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब वो देख रहा है कि यार, वो एज्यूम नहीं कर पा रहा है कि मुझे डेफिनेटली अपना ये फाइनेंस यहाँ पार्क करना चाहिए या यहाँ पार्क करना चाहिए। तो क्या होता है कि ना, आप अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह को भेदे जा रहे हो, भेदे जा रहे हो, भेदे जा रहे हो। आपने एक पड़ाव पार किया, दूसरा पड़ाव पार किया, पर आपको अपने तरकश का कौन सा बाण किस आखेट पे लगाना है, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए। उसको ये समझना पड़ेगा, तो इससे आपका वक्त भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। हम लोगों से जो गलती हो गई, क्योंकि हमें वी डिड नॉट कम विद द डीप पॉकेट्स, हमारे पास नहीं था, ना फंड था, ना पैसा था, ना कुछ सोर्सेज थे। बस आगे बढ़ते गए और जज्बे और कॉन्फिडेंस से ही यहाँ तक पहुँचे। तो ठीक है, आप पहला कदम रखते हो तो लोग सपोर्ट करते हैं आपको, बट जब आपके पास फाइनेंस आता है ना, तो वो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए यार कि मेरे को बिल्कुल बारीकियों से चलना है, मतलब ओवर एक्सपेंस बिल्कुल नहीं करना। किसी भी लेवल का आपको लेविश लाइफस्टाइल दिख रही है, आप बिल्कुल कट कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। ज़बरदस्ती के आईफोन लेना किस्तों पे, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो। एक सस्टेनेबल बिजनेस पहले बना लो, एक सस्टेनेबल अपनी एंटरप्रेन्योर प्राइस को खड़ा कर लो, और इतना पैसा ज़रूर हो कि कम से कम अगले 3 महीने तक अपने लोगों को सैलरी दे पाओ टाइम पर। हम लोग इसमें बहुत स्ट्रगल कर गए थे जब हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी, क्योंकि मैं खुद नौकरी पेशा था, मैं जॉब छोड़कर आया था। तो मुझे लगा ठीक है यार, हो जाएगा, रिस्क लेते गए, करते गए। जो पैसा आया बिज़नेस में डाला, रिकवरी लेट हो रही है, नहीं आ रहा, फिर डाला, फिर आया। तो आपको अपने फाइनेंसिस के ऊपर चेक हमेशा रखना चाहिए। आपको हमेशा अपने से ज़्यादा समझदार आदमी एक फाइनेंस का अपनी टीम में होना चाहिए, किसी भी लेवल पे। तो अब मेरे को लगता है कि जब फाइनेंस को आपने सेट कर लिया एक बारी, तो फिर बाकी सारी चीज़ें अपने आप अलाइंड हो जाती हैं। सेल्स आप खुद कर रहे हो, बिकॉज 90% फाउंडर्स सेल्स ही तो करते हैं। पहले तो आपको सेल, अपना धंधा, आपको अपना माल तो खुद ही बेचना है ना, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे कुछ सर्विस भी हो। करो। तो मेन चीज़ तो आपने खुद रखी हुई है, और उसको कहाँ से आप उसकी पूर्ति करोगे, भुगतान करोगे, तो परचेज भी आप खुद ही कर रहे हो आइडियली। तो सेल और परचेज किसी भी बिजनेस के दो एस्पेक्ट्स हैं, वो आप खुद कर रहे हो एज ए फाउंडर, को फाउंडर। तो जब मेन चीज़ आपने कर ली, तो उसके बीच का जो पार्ट होता है ना, फाइनेंस, तो सेल्स के साथ मार्केटिंग अटैच हो जाती है, और परचेज के साथ प्रोक्योरमेंट अटैच हो जाता है। आइडियली आप एट वन सिंगल पॉइंट इन टाइम यू आर वेयरिंग अ डिफरेंट हैट। एचआर भी आप खुद बनते हो, हायरिंग कर रहे हो, तो आपको पता है यार मुझे क्या लेना है, नहीं लेना। कभी कभी गलत हायरिंग भी हो जाती है। इनफैक्ट कहीं पर कुछ बहुत अर्जेंट चल रहा है, तो आपको वहाँ पे हाउसकीपिंग भी बनना पड़ता है, आपको सब कुछ करना है। तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा यार कि ये तो मेरा उस चीज़ में, बट धीरे धीरे टीम डेवलप होती है। तो इन सब के चलते आप हर चीज़ खुद तो कर सकते हो, पर फाइनेंस के ऊपर आपको पकड़ लूज़ नहीं करनी है। तो ये मेरे को लगता है कि हर एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक मैं मतलब मैसेज देना चाहूँगा कि फाइनेंस को भाई हल्के में मत लेना। फाइनेंस को ये मत सोचना कि मैंने एक अकाउंटेंट रख लिया 15,000 का, 20,000 का, अपना सब देखता रहेगा, बाकी तो मैं बैठा हूँ। नो बॉस, नो। फाइनेंस को सेट करो डे 1 से, बस। आपने बीच में एक बहुत अच्छी बात छेड़ी इस क्वेश्चन का आंसर देने में कि हम आईफोन लेने में लग जाते हैं या कुछ। आजकल ये चल रहा है, ट्रस्ट मी। जब आपको लगता है ना, आप स्टार्टअप कंपनी चला रहे हो, आपके पास 6-7 ही बच्चे हैं, तो आपको लगता है भाई मैं तो ऐसे नहीं आ सकता, मेरे पास तो एक फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, मेरे पास तो एक मर्सिडीज़ कार होनी चाहिए, हाथ में 2 आईफोन या सैमसंग का सबसे महंगा फ़ोन होना चाहिए, कपड़े वैसे पहनने चाहिए, हाथ में सोना का ब्रेसलेट, ये सारे, भले ही वो किश्तों पे आ रही है,
भले उसके लिए आप डूब रहे हो, लेकिन आपको वो चाहिए। एक जो शोशाबाजी है ना, ये मार्केट में काफ़ी फैला हुआ है। जी, जी, आप जी। इसको किस एंगल से देखते हो? ये कब आपकी लाइफ में होनी चाहिए? तो बिल्कुल सही कह रहे हो और कहीं न कहीं इसकी चपेट में हम लोग भी आ गए थे, क्योंकि ये आपने बिल्कुल वाजिब पॉइंट उठाया और उसमें कोई मैं झूठ नहीं बोलूँगा। शुरुआत में तो लगता है कि हाँ ठीक है, एक पेमेंट आई तो उस पेमेंट से इंसान लगता है सोचता है मैं अपने लिए कुछ खरीद लेता हूँ। जनरली ये कहीं न कहीं एक पॉइंट पर ठीक भी है कि आपको, लेकिन वो ठीक तब तक है जब तक वो पर्टिकुलर चीज़ ना आपके धंधे को सपोर्ट कर रही है। अगर आपके बिज़नेस का उससे कोई लेना-देना नहीं है, अगर आपका काम नॉर्मल फ़ोन पे भी चल रहा है, जो कि जेनुइनली चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे लगता है कि तो कुछ ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम लोगों ने क्या करा जब हमने शुरुआत करी, तो मेरे पास एक छोटी गाड़ी थी, शेवरले बीट। 4-5 साल पुरानी गाड़ी थी, वो वैसे ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और हमारे पास पहले फैक्ट्री तो होती नहीं थी, तो हमने किसी फैक्ट्री को काम देना होता था। तो मैंने मॉडल क्या निकाला था यार कि अब फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, पैसा तो है नहीं। फिर लोन लेने गए फर्स्ट ईयर में, लोन मिला नहीं, क्योंकि खाली कटोरे में तो भीख भी नहीं मिलती। आपको पता ही है कि भाई कुछ था ही नहीं, बैलेंस शीट ही नहीं थी, कुछ नहीं था, तो बैंक ने पूछा भाई किस पे लोन दें, नहीं है ठीक है। तो हमने कहा यार कि तो अपनी फैक्ट्री लगा नहीं सकते, तो अपना काम फर्नीचर का, इंटीरियर का किस फैक्ट्री से करवाते हैं। बिकॉज लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारी फैक्ट्रीज खाली हो गई थी, सारे वर्कर्स चले गए, लोगों ने, या तो लोगों के पास काम नहीं था उन्होंने निकाल दिया। तो मेरे को लगा कि एक राइट अपॉर्चुनिटी है कि काम मार्केट से लेकर इनकी फैक्ट्री में करवा लेते हैं, जिससे क्या होगा कि यार इनको भी काम मिल जाएगा, हमारे को प्रायोरिटी मिल जाएगी और सामने वाले का काम एक अच्छी फैक्ट्री में हो जाएगा और हमें कैपेक्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वैसे ही लोन नहीं मिल रहा। उस टाइम पर क्या होता था कि यार अब हम जा रहे हैं, छोटी गाड़ियों में जा रहे हैं, तो सामने वाला फैक्ट्री का ओनर है, अब वो देख रहा है यार ये तो 4-5 लाख की गाड़ी में है, ये मेरे को क्या काम देगा। तो वहाँ पर शोशाबाजी आपको थोड़ी सी करनी पड़ती है कि यार फिर उसको सामने वाले को पता चले। तो आप यकीन नहीं करोगे, हमने सेकेंड हैंड क्या, हमने फोर्थ हैंड एंडेवर गाड़ी खरीदी 3.5 लाख रुपए की। 3,20,000, 3,15,000 का वो वाला मॉडल जो डिसकंटिन्यू हो गया था, बस कुछ दिनों के लिए खरीदी, हमें मिल गई थी। 3 लाख, 3.25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। अब हम एंडेवर में जा रहे हैं, उसको नहीं पता है कि सेकंड हैंड है फोर्थ हैंड है। हाँ। उसको पता है कि यार वो एंडेवर में पहले से होगी, क्या पता भाई। बिल्कुल। तो कम से कम एक इंप्रेशन पड़ रहा है। तो अगर ऐसी कोई कॉल आप ले रहे हो या ऐसा कोई चीज़ कर रहे हो जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, हम्म। तब तो अच्छी बात है, तब तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करो। अदरवाइज सिर्फ आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को करने के लिए आईफोन ने एक प्रोडक्ट बिल्ड कर दिया। मैंने वही वाली बात बोली ना, सुपरस्टार ने मेहनत कर ली, तुम उसके साथ फोटो खिंचाने में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तो तुम उसके स्टोर के बाहर लाइन लगा कर खड़े हो जब उसका फ़ोन लॉन्च हो रहा है, मतलब उसने एक प्रोडक्ट बिल्ड कर लिया, भाई तू भी कुछ बिल्ड कर ले जो तू उसके लिए, उसके पीछे में खरीदने को, उस पर पागल होने में वो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शोशाबाजी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर बहुत समझदार भी है, अब वो चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहा है। अब जो ये प्रपंच का खेल चल रहा था ब्रांड्स का, इन सब चीज़ का, वो भेदना जानता है। और इंडिया, लोग बोलते हैं बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, मैं बोलूँगा प्राइस सेंसिटिव नहीं है। इंडिया वैल्यू फॉर मनी सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पर लोगों को ना उस मनी की वैल्यू चाहिए, तो वो दे देगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदुस्तानी हम 50,000 की भी शर्ट लेके खरीद के बैठते हैं, और हमें अगर उसकी वैल्यू उसमें नहीं मिल रही तो हम 500 रुपये भी शायद देने में बहुत बार सोचते हैं। बिल्कुल। तो ये है। अच्छा, अब पॉडकास्ट के आखिरी में कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जो कि जो भी बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर लाइफ में कुछ करना चाहता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और कुछ आगे करना चाहते हो, उससे रिलेटेड वो कर पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, डिसिप्लिन का एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपने लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक पहला क्वेश्चन अगर यही होता तो मैं शायद इसके ऊपर बहुत लंबा बोलता, बट डिसिप्लिन, मैं आपको लिटरली बताऊं, पहले 2 साल तो हमारी लाइफ में भी डिसिप्लिन नहीं था, काम ऊपर नीचे सब कुछ है, बट फिजिकल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन, इन दोनों चीज़ों को अपने अपने आप पे अलाइंड कर लिया तो बिजनेस में डिसिप्लिन ऑलरेडी आ जाएगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर 5 बजे नहीं उठ रहा है सुबह ना, तो फिर वो बहुत कुछ मिस कर रहा है। एवरी मॉर्निंग 4:30 AM to 5 o'clock ही हैज़ टू वेक अप। आप लाइफ में बहुत सिंपल रहो, बेसिक सी चीज़ें फॉलो करो, और आप देख लेना रिजल्ट्स आपको कहाँ मिलते हैं। हम लोग आज की डेट में ये नाइट क्लबों के चक्करों में पड़ के और इन सब चीज़ों में, पार्टियों में, जंक फूड के चक्कर में, मतलब कंज्यूमरिज्म में, उपभोक्तावाद जिसको बोलेंगे, उपभोक्तावाद में इतने ज़्यादा बर्बादी के कगार पे जा चुके हैं कि हमने अपनी बेसिक चीज़ों को, जो जेन्युइनली हमें अपनी पीढ़ियों से प्राप्त हुई पड़ी है, हमने उसको भूल गए हैं।
मतलब अगर आप जब सूरज की पहली किरण फूटती है ना, तो आपका तन बदन उस समय पसीने से लथपथ होना चाहिए। मतलब आपको 4:30 बजे बिस्तर छोड़ के अगर आप ग्राउंड में रनिंग कर रहे हो, जिम जाओ, योगा करो, कुछ भी करो, कोई भी एक एक्टिविटी करो, स्पोर्ट्स खेलो, एनीथिंग विच विल मेक यू स्वेट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आपका मेंटल, जब आप फिजिकली अलाइंड, बिकॉज फिजिकली बॉडी इज समथिंग इन विच वी हैव टू लिव फॉर एवर, मतलब जब तक भी हम हैं तो हम इसी शरीर में रहना है, तो इस शरीर का देखभाल करो सबसे पहले, फिर अपने मेंटल पीस का देखभाल करो। तो शुरुआत यहीं से होती है, जब हम इतना डिसिप्लिन भी नहीं है कि हम अपनी खुद की बॉडी, जिसके ऊपर मेरा खुद का बस चल रहा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता कि मैं सुबह उठूँ, मैं एक्सरसाइज करने ना जाऊँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा जब मैं जंक फूड ना खाकर मैं हेल्दी खाना खाने को चूज़ करूँ, नो बडी विल स्टॉप मी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं खुद की अपनी बॉडी पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि डिसिप्लिन तो है नहीं, मतलब मैं फिर तो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत जर्नी से बहुत पीछे हूँ। राइट, तो आइडियली, हाँ, आइडियली क्या है कि, और ये स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम लोग काम करने जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो अब ये सब चीज़ें ना बहुत पीछे छूट जाती हैं और हम छोड़ देते हैं। मतलब मेरे से भी गलती हुई है, बहुत लोगों ने छोड़ा, लेकिन एक टाइम पर आने के बाद ये समझ में आ जाता है कि यार आपको डेफिनेटली एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो आपकी टीम देख रही है। आपको जब आप 5 बजे उठोगे ना, और 5:30 बजे, 5:15 बजे, 5:45 बजे जब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी टीम को अपडेट के लिए मैसेज डाल दोगे, तो जब आपका टीम मेंबर 9 बजे, 10 बजे वो मैसेज चेक करेगा, तो उसको ये तो पता है ना सर ने 5:30 पे मैसेज डाला हुआ है। बिल्कुल। और जब वो भी है, और वो ये भी देख रही है कि अब आपने 1:30 बजे भी रात को मैसेज डाला हुआ है, तो ये तो फिर उसको पता है कि यार ये बंदा भाई पागल है, ये कुछ भी कर सकता है। ये, हाँ, ये बंदा फिर पागल है भाई, जो रात को 1:30 बजे एक सवाल पूछ के और सुबह 5 बजे उसी के जवाब के ऊपर अपडेट मांग रहा है। दैट मीन्स कि इसने 3 घंटे के अंदर अपनी जर्नी जी है, तो भाई फिर तो ये खतरनाक है। तो वो खौफ आपका अपने लिए, और अपनी टीम भी आपको उस लेवल पे देखे उस चीज़ को लेकर। और मतलब ये लोग बोलते हैं ना कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, फिजिकल ऐसा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, सब बकवास बातें हैं, बिल्कुल बकवास बातें हैं। कोई हेल्दी लाइफस्टाइल कुछ नहीं है। आप सो जितने बजे मर्जी, चाहे आप 3 बजे सो, लेकिन आपको उठना 5 बजे चाहिए। शुरू के सुबह के 2 से 3 घंटे मैं कह रहा हूँ मत करो एक्सरसाइज, काम करो। मैं अपने जितने भी क्योटिक डिसीजंस, मतलब कितनी खचर पचर होती है, सुबह के 2 घंटे आपने अपने आप को, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को वैसे ही हरा दिया। अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो, तो आप सोच कर देखो ना, आपकी जीत सुबह के 2 घंटे के सन्नाटे में, जब आपने उस काम पे काम किया जिसके लिए आप पूरा दिन नहीं सोच पा रहे, कॉल्स बजता रहता है, फ़ोन आता रहता है, तो आप जेन्युइनली अपना काम कब करोगे? बिल्कुल। तो आप सोचो, मतलब ऋषि मुनि से लेकर, वो तो चलो उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे, 3:45 बजे, अब 5 बजे तो उठो। और ये मजाक नहीं है, आप किसी भी हेल्दी, मतलब किसी भी बिजनेसमैन को आप उठा लो, एंटरप्रेन्योर को उठा लो, मोस्ट ऑफ देम वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेरी ट्रू। अच्छा, आपने भी वेकअप इन द मॉर्निंग वाली बात की, जो मोस्टली आज भी, जो अगर मैं प्रेमानंद महाराज जी की बात करूँ, वो भी इस बारे में बोलते हैं कि भाई सुबह उठो, सुबह एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअलिटी की बात आती है। सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी में ये क्वेश्चन आता है कि कहते हैं कि आप जो भी कमाते हो उसका 1/3 आपको दान करना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपकी क्या सोच है? क्या एक एंटरप्रेन्योर को सोशल वर्क भी करना चाहिए, या सिर्फ अपने फैमिली पे, अपनी टीम पे ही ध्यान देनी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी करते हैं ना, हमें भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है नौकरी करने की, बिजनेस करने की, पैसा कमा रहे हो अल्टीमेटली, हर कोई अपने अपने क्षमता के हिसाब से पैसा कमा रहा है। तो जो हम कमा रहे हैं ना, उस पे अधिकार सिर्फ हमारा नहीं है, ये वाली बात समझनी पड़ेगी हर व्यक्ति को। हमें ये नहीं रखना चाहिए कि ये मेहनत मैंने करी है तो मैं इसका पैसा कमा रहा हूँ, नहीं। आपको भगवान ने उस जगह पे बिठा रखा है, तो आप उस जगह पे मेहनत करके एक लेवल पे आगे बढ़ रहे हो और आप पैसे कमा रहे हो, बट दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ आपका है। उसके ऊपर आपके आजू बाजू में जितने जीव जंतु हैं, उन सब का भी कुछ ना कुछ अधिकार उसके ऊपर है। तो ये वाली बात जब हमें समझ में आई, मुझे जब समझ में आई, तो हम लोगों ने गौशाला स्टार्ट करी। तो हम लोगों ने 2 गायों से शुरू किया था, और आज 50 से 55 गायों का परिवार। और ये वो गायें हैं जो एक भी गाय दूध नहीं देती है, वो गायें जो रोड पे एक्सीडेंट हो गई, अंधी है, कर नहीं सकती, उसका कोई इलाज उठाने वाला नहीं है। गौशालाओं की हालत ऐसी है कि 3-3 हज़ार गायें वहाँ पर हैं। तो जिनकी जितनी सेवा हम कर सकते हैं, हमने एक जगह ले लिया, खेत ले लिया, रेंट पे मिल गया, उस जगह में हमने 50 गायों को बांध दिया। 2 लोग सेवा में पूरी जान लगाते हैं, वो लगे हुए हैं। जो गौशाला का खर्चा होता है 1.5 से 2 लाख रुपए का महीने का खर्चा है, और हम 50 लोग उसमें मैंने जोड़ दिए।
हर बंदा 3 से 4 हज़ार रुपये दे रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बढ़िया से गौशाला चल रही है। कितना बढ़िया सिस्टम है। बहुत बहुत अच्छा। ऐसे ही मेरे अंदर विचार आया, तो अभी गुरु पूर्णिमा थी 5 नवंबर को, तो हमारे होटल में जो बंदा लड़का जो खाना सप्लाई करता है, तो उसने बोला कि सर आज गुरु पूर्णिमा है तो बढ़िया से ना कुछ एक भंडारा टाइप का कर देते हैं। तो हम लोग करते रहते थे। तो मैंने कहा कितना पैसा लगेगा भाई? तो उसने बोला सर 5,000 में 200-250 लोग खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है कर भाई। तो हमने करवा दिया। अब आप भूखे लोगों को, रोड के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, चलते वालों को, रिक्शे वालों को 20 रुपये में 30 रुपये में बेचारा खाता, उसको फ्री में अगर आपने खाना खिला दिया तो उसकी खुशी अलग मिलती है। तो मैंने कहा यार ये अगर अच्छा तरीका, तो मैंने उसको बोला एक काम कर, मतलब एक दिन के 5,000 रुपये लगे, 300 लोगों ने खाना खा लिया, तो अगर मैं ये हर हफ्ते करूँ तो महीने के 20,000 लगेंगे और 4 तिया 1200, 1,000-1,200 लोग खाना खा लेंगे। तो उसने बोला हाँ सर कर सकते हैं। मैंने कहा तू करेगा ये काम? तो वो हमारे फैक्ट्री में खाना मतलब देता है 5,000 में 4,500 रुपये पूरी कॉस्ट है, 500 रुपये उसकी कॉस्ट है दिहाड़ी, मतलब उसका प्रॉफिट हो गया। तो मैंने उसी से बोला, मैंने कहा काम कर, हफ्ते भर नहीं यार, अब एक काम कर, इसको रोज़ चला, रोज़ भंडारा करेंगे। 5,000 रुपये डेली के, 5 तिया 1.5 लाख रुपये महीने का, 1.5 लाख रुपये महीने का हुआ ना भाई। तो अगर तुम सोचो 20 करोड़ का, 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, तो तुम उसकी परसेंटेज देख लो कितनी हुई। और 1.5 लाख रुपए में 300 लोग हमारी कंपनी के नाम पे रोज भंडारा खा रहे हैं, तो इससे बड़ा आशीर्वाद तो भगवान दे ही नहीं सकता भाई साहब। बहुत बहुत अच्छी आप सोच कर देखो, और जिस दिन से शुरू किया है उसके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर मतलब आपके सारे ग्रह ना एक साइड लाइन में आ जाएंगे। लेकिन आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि भाई साहब आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। शुरुआत एक दिन से हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, एक दिन और हफ्ता नहीं, तो डेली कर। एक तरफ हमारी गौशाला चल रही है, एक तरफ हमारा 365 दिन का भंडारा चल रहा है। बहुत बहुत अच्छी। और ये अगर आप सीख गए तो फिर भगवान भी आपके साथ है, और इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी मुझे नहीं लगता कुछ होगी। बहुत अच्छा, बहुत शानदार काम कर रहा है प्रकाश जी। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपके पॉडकास्ट और लाइंड अप हैं, लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं फिर आपसे बात करूंगी, लेकिन एक आखिरी सवाल। विकास जी, आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते? एक छोटा बच्चा जो अपनी जर्नी शुरू किया था बिहार के एक गांव से, आज वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में बैठा है, आज वो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ डील कर रहा है, उसका दिमाग इतना बड़ा है कि आज न जाने कितने हज़ारों लाखों लोग सर झुका रहे हैं आपके सामने, क्योंकि उसके पीछे एक संघर्ष भी है। लेकिन ये संघर्ष की कहानी आने वाले 10 साल में आप कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मॉनेटरी टर्म्स में, या मान लीजिए कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी मेहनत और हमारा जज्बा ही कहाँ पहुँचता है। क्योंकि मैं आज भी जहाँ पर हूँ, शायद 10 साल पहले मेरे से अगर किसी ने सवाल पूछा होता तो मुझे शायद मैं उस बात का ही नहीं बता पाता मैं यहाँ पर हूँ। ये तो डेस्टिनी है, प्रारब्ध है ये आपका। प्रारब्ध है, ये कहाँ ले जाता है, ये इस पर कमेंट करना शायद ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएगा। नहीं नहीं, आपकी पर्सनल चॉइस। हाँ, मैं अब आप उस चीज़ पे आता हूँ। लेकिन मुझे क्या लगता है कि एक आदमी को ना अपनी लाइफ में अगर वो अपनी दक्षता पे काम कर ले और उसको साध ले, तो कम से कम वो एक ज़रिया बन सकता है 25 से 30 हज़ार नौकरियां पैदा करने वाला। तो आप अपने लाइफ स्पैन के अंदर जितने टाइम आप काम करते हो, अगर आप एक आर्मी की लाइफ 10 साल होती है, आर्मी पर्सोनल जो होता है वहाँ पे, फौजी जो आता है 10 to 15 बिकॉज जब तक वो फिट रहते हैं तब तक, एंड देन दे गेट रिटायर्ड, और फिर वो बाकी वॉलंटरी जॉब्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब कुछ बिल्ड कर दिया है, ठीक है, अपनी कंपनी को एक आगे बना के यूनिकॉर्न 1,000-2,000 करोड़ का एक ग्रुप बना के, और फिर इस लेवल तक आया जाए कि मैं अपने आप को पॉलिटिकली और सोशली अलाइन देखता हूँ, और मैं सोशल वर्क में ज़्यादा, मुझे लगता है कि मुझे फील भी आता है, मुझे मज़ा भी आता है, और मैं कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों की लाइफ बदल रहा हूँगा, इतना मुझे पता है 10 साल बाद भी। मुझे लगता है हज़ारों नहीं, आप लाखों लोगों की लाइफ बदल रहे हो, क्योंकि आज से ही अगर आप भंडारा करवा रहे हो तो ऑलरेडी आप बहुत से भूखों को खाना दे रहे हो। जी जी जी। तो आप इसी तरीके से काम करते रहिए। और मुझे ये लगता है कि आज का पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए, उन सभी युवाओं के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। याद रखिए, हर चीज़ पैसा नहीं होती है, पैसा तो आपके प्रारब्ध से आती है। ज़रूरी ये है कि आपके अंदर जुनून कितना है। क्या विकास जी जितना जुनून है सुबह उठ के काम करना और देर रात तक काम करना, क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप नाइट क्लब से दूर रह सकते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ला सकते हैं? क्या आपके अंदर वो किक है कि आप कुछ भी रिस्क ले सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब अगर आपको हाँ में मिलता है तो हाँ, आप तैयार है बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने के लिए। आप काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि
कमज़ोर व्यक्ति का आदमी इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, और जी आई जी बहुत होप बहुत कि हम धन्यवाद। फिर बैठेंगे, कुछ और टॉपिक्स पे बात जी करेंगे, ज़रूर ज़रूर। क्योंकि मुझे लगता है टाइम बहुत कम हमें मिला इस बारे में बात करने के लिए। पॉडकास्ट 2-3 घंटा लंबा हो जाता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ इसी तरीके से अनफिल्टर्ड बातें करने के लिए, क्योंकि दोस्तों फिल्टर्ड बातें तो हर पॉडकास्ट में आपको मिल ही जाती है। ज़रूरत ये है कि अनफिल्टर्ड वे में आपके सामने हर किसी की ज़िंदगी रखी जाए, ताकि आप वो समझ पाएँ, वो सीख पाएँ, जिससे ज़िंदगी में आप इस जो आप जी रहे हो, जो भगवान ने आपको जीवन दिया है, उसमें कुछ कर पाओ।